जानते हैं कि बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव संपन्न हुआ और ऐसे में भारी बहुमत से एनडीए सरकार आई। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुशवाहा जी। अरुण कुशवाहा जी पेशे से अधिवक्ता हैं। पटना हाई कोर्ट और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में भी ये वकालत करते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। चुनाव भी लड़ चुके हैं 2025 के विधानसभा में। और आपको बताते चले कि जो एनडीए की भारी बहुमत से जीत हुई है उस पर हम चर्चा करेंगे अरुण कुशवाहा सर से। क्या कुछ कहना चाहिएगा सर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को और पूरे दुनिया वासियों को हम लोग नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत बोलना चाहते हैं और ये बतलाना चाहते हैं देश के लोगों को, बिहार के लोगों को कि भारत के संविधान के अनुसार भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए चलाया जाने वाला शासन। लेकिन अभी जो देखा गया इस चुनाव में बिल्कुल धनतंत्र काम कर रहा था। लोकतंत्र का तो नामो निशान नहीं था, बिल्कुल धनतंत्र हावी था। क्योंकि आप लोगों ने देखा, पूरे बिहार के लोगों ने देखा और पूरे देश और पूरी दुनिया के लोगों ने देखा कि चुनाव के जस्ट पहले और लगातार चुनाव के दिन तक हर महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया भेजा गया और 10-10 हजार रुपया भेजा गया। वो एक तरह से चुनावी घूस है और इतना ही होता तो कोई बात नहीं। इसके बाद ये भी लोभ दिया गया, प्रलोभन दिया गया कि अगर इस 10 हजार रुपया से अगर कोई बढ़िया बिजनेस शुरू करती हैं महिलाएं तो हम लोग 2 लाख रुपया उसको फिर और देंगे। तो ये उसी तरह का जुमला हो गया जिस तरह से पिछले बार नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम स्विस बैंक से काला धन लाएंगे और सभी गरीबों के पैकेट में 15 लाख रुपया हर व्यक्ति के पैकेट में हम डलवा देंगे। तो ठीक वही जुमला इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी ने और एनडीए गठबंधन ने यहां दे दिया। 10-10 हजार रुपया दे दिया महिलाओं के खाते में और ये जुमला दे दिया कि हम 2-2 लाख रुपया और देंगे अगर हम जीत करके आते हैं तो। और इसी प्रलोभन में, इसी धन तंत्र की ताकत से बिहार में एनडीए ने ये प्रचंड बहुमत हासिल किया है। वरना अगर वो 10 हजार रुपया नहीं दिया जाता और 2 लाख देने का लोभ नहीं दिया जाता तो एनडीए का जीत नहीं होती। तो हम भारतवासियों को सचेत करना चाहते हैं, हम बिहार के तमाम जागरूक लोगों को सचेत करना चाहते हैं, बुद्धिजीवियों को सचेत करना चाहते हैं, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, वकील को, प्रोफेसर को, वीसी को, जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं बिहार में और भारत में। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अरुण कुशवाहा सचेत करना चाहता है देशवासियों को कि ये लोकतंत्र पर बहुत बड़ा खतरा है, यहाँ धनतंत्र हावी हो रहा है। अब सबसे बड़ा जो नेगेटिव इसका प्रभाव होगा, लोग कहेंगे, पूछ सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ, दे रहा है तो पब्लिक में पैसा जा रहा है। लेकिन मैं बतला दूं कि ये पैसा आया कहां से है। जब नरेंद्र मोदी 2014 में भारत का प्रधानमंत्री बने थे तो इस देश पर मात्र 81 हजार करोड़ कर्ज था। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो भारत पर मात्र 81 हजार करोड़ रुपया कर्ज था। और आज जो आंकड़ा दिया गया है उसमें 2,61,000 करोड़ कर्जा है। नहीं, 261 लाख करोड़, सॉरी, 261 लाख करोड़ कर्जा है। और इस तरह से नरेंद्र मोदी ने 1,80,000 करोड़ कर्जा लेकर के लोगों को वोट खरीदने का काम किया है। और ये जान करके भारतवासियों को दुख होना चाहिए, क्रांति होनी चाहिए मन में, ये उठना चाहिए अंदर से बात कि हर भारतवासी पर आज के दिन में 1,25,000 रुपया
कर्ज है हर व्यक्ति पर। तो जिस नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपया ब्लैक मनी ला के हर पैकेट में डाल देंगे, वो भारत को हर व्यक्ति के ऊपर 1,80,000 का कर्जा डाल दिया है। तो ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। इसलिए आज का जो ये जो जीत हुई है, इस जीत में अडानी का हाथ है, अंबानी का हाथ है, नीरव मोदी का हाथ है, मेहुल चोकसी का हाथ है, विजय माल्या का हाथ है, और न जाने कितने कारपोरेट पैसे वाले जो कंपनी हैं उनकी हाथ है। और सबसे बड़ा जो हाथ है कर्ज का, भारत को नरेंद्र मोदी ने 14 से लेकर के 25 तक कर्ज में डुबा दिया है। 261 लाख करोड़, थोड़ा सा नहीं होता, 1 करोड़ नहीं है, 2 करोड़ नहीं है, 100 करोड़ भी नहीं है, 200 करोड़ भी नहीं है, 261 लाख करोड़ है। इसको गिनते गिनते अगर 261 लाख करोड़ लिखेंगे तो ये लिखते लिखते एक पेज में जीरो भर जाएगा। तो इतना बड़ा कर्ज लेकर के इस तरह से देश को कर्जे में डुबाया जाना भारत के लिए ये बहुत ही आर्थिक गुलामी की ओर ढकेला जा रहा है। और आने वाले दिन में देखिएगा, जब ये कर्जा नहीं देंगे, नहीं चुकाएंगे विदेशी लोगों को और या अपने ही देश को, तो ये अपने देश के पूंजीपतियों को, तो वो पूंजीपति किसी न किसी तरह से लूट खसोट मचाएंगे और भारत में बहुत बड़ा आर्थिक क्राइसिस पैदा होगा, इकोनॉमिकल इमरजेंसी पैदा हो जाएगी और पूरा देश में क्रांति की संभावना बन जाएगी। इसलिए हम भारतवासियों को, बिहार वासियों को सचेत करना चाहते हैं और ये जो एनडीए में जो लोग आए हैं उनको भी हम लोग बतलाना चाहते हैं कि इस तरह से कर्ज लेकर के भारत को कर्जे के बोझ में मत दबाइए। देश को अपने स्तर से अपना उद्योग धंधा लगा करके देश को आगे बढ़ाइए और पैसे के बल पर लोकतंत्र को प्रभावित नहीं किया जाए, ऐसा हम सलाह देते हैं। और आगे जो बात है वो ये भी हम बताएंगे कि इंडिया की हार कैसे हुई। आपका कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। सर, जिस तरह से लगातार आप बता रहे थे कि महागठबंधन जीतेगा, राहुल गांधी भी बराबर आ रहे थे और कह रहे थे कि इस बार जो सरकार जो है बदलेगी, क्या कुछ महागठबंधन का हार का कारण क्या है सर? देखिए, महागठबंधन जो है लगातार गलती पर गलती करते गया और वहाँ कोई मैच्योर्ड पॉलिटिशियन अब बचा नहीं। इंडिया गठबंधन में सब जो है न्यू कमर हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों या तेजस्वी यादव हों या और भी जितने भी उनके शागिर्द संजय यादव जी थे, सुनील सिंह थे या शक्ति यादव जी थे या और भी बहुत सारे जो उनके सलाहकार थे, ये भारत के जमीनी हकीकत को नहीं समझ पाए। इन्होंने 6-7 गलतियां की। इंडिया के हार का बिहार में जो कारण है उसको मैं गिनवा देता हूं। सबसे पहला जो कारण है कि राजद के समर्थित कुछ गुंडे हैं बिहार में, जो अपने ही समाज के लोगों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, अति पिछड़ा को, ओबीसी को, माइनॉरिटी को वहां जमीनी स्तर पर टॉर्चर करते हैं, उसको मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली हरास करते हैं। अपने ही समाज, जो इनके वोटर हैं, जो राजद के वोटर बेसिक था, राजद के जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं जो राजद में, उन्होंने खेल बिगाड़ा है और उन लोगों ने समाज में हर जगह अपने ही समाज के वोटरों को, जो राजद का वोट था, बेस था, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी, इन लोगों को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है पिछले 5-10 सालों में। और इस वजह से न तो कोई शेड्यूल कास्ट चढ़ रहा था इंडिया में, न कोई शेड्यूल ट्राइब इंडिया में चढ़ रहा था, न कोई अति पिछड़ा चढ़ रहा था, न ओबीसी चढ़ रहा था और माइनॉरिटी भी हिचक रहा था। माइनॉरिटी के साथ भी राजद के जो कुछ गुंडे थे उनको भी टॉर्चर कर रहे हैं। हमने बहुत सारा उदाहरण देखा है। हम ये नहीं कहते हैं कि राजद में सब गुंडे हैं, लेकिन राजद के पोषित कुछ गुंडे हैं जो एससी, एसटी, एमबीसी, ओबीसी और माइनॉरिटी समाज को गांव में टॉर्चर करते रहते हैं, सालों भर, सालों साल उसके साथ अन्याय करते रहते हैं, जिसके वजह से राजद का पहला जो है ये कारण है, हार हुई है इतनी बड़ी। दूसरा जो कारण है परिवारवाद। लोकतंत्र में मैंने शुरू में भी कहा
कि ये जनता की राज होती है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो लग रहा था कि यहाँ लालू यादव के और तेजस्वी के परिवार के लिए, तेजस्वी के परिवार के द्वारा और तेजस्वी के लिए ये राज बनाया जा रहा है। तो लोकतंत्र में लोगों ने इसको अस्वीकार किया। हालांकि वंशवाद और परिवारवाद का प्रकाष्ठा वहाँ एनडीए में भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने बीवी को, बच्चों को, सबको राजनीति में ला करके और बहती गंगा में हाथ धो लिए हैं। लेकिन ये वो समझ लें कि ये उनके कैरियर का दी एंड हो जाएगा। इस तरह के काम लोकतंत्र में अगर वंशवाद और परिवारवाद चलाएंगे तो ये जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, देखते रहती है। तो दूसरा जो हार का कारण बना राजद का, ये जनता का राज नहीं आ रहा था, बल्कि मैसेज जा रहा था कि लालू परिवार के राज आएगा, इसमें कोई जनता का हित होने वाला नहीं। तो हार का दूसरा कारण ये था। तीसरा जो कारण बना कि जिसके माथे पर आपने पूरा जिम्मेवारी दिया कि इसी के नेतृत्व में होगा, वो जो है पसघा था, नौवीं फेल आदमी है। अब एक तरफ नौवीं फेल को आपने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया और दूसरी तरफ एक इंजीनियर है, इलेक्ट्रिक इंजीनियर नीतीश कुमार, जिसने करके भी कुछ दिखाया है, अपना कमाल करके दिखलाया है, काम किया है बहुत सा। तो पसघा और पसेरी में तुलना होने लगा कि नीतीश बढ़िया कि नौवीं फेल बढ़िया। तो लोगों ने इस वजह से भी बहुत बड़ा जनमत एनडीए की तरफ मूव कर गया और ये तेजस्वी यादव के पक्ष में ये हल्का पॉइंट हो गया कि ये भाई पढ़ा लिखा नहीं है, कुछ विजन भी नहीं है इसके पास। इस वजह से लोगों का रुझान एनडीए की तरफ हो गया और ये जीती हुई बाजी को ये लोग हार गए। तीसरा जो कारण है, जो समीकरण होना चाहिए था, ओवैसी जैसे लोग, ओवैसी जिनकी पार्टी 5 सीट लगता है जीता भी है, वो इनके दरवाजे पर जाकर के धरना दे रहा था कि भाई आप हमको इंडिया में शामिल कर लो, ये माइनॉरिटी का वोट बंट जाएगा। आप कम से कम गोड़ पड़ रहा था, धरना दे रहा था, रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप माइनॉरिटी को वोट से बचाना है तो हमको साथ में ले लीजिए गठबंधन में। लात मार के उन लोग को भगाया गया अपने दरवाजे से। तो इस तरह से माइनॉरिटी का भी जो सेंटिमेंट था इंडिया के प्रति, वो भी नरम पड़ गया और माइनॉरिटी भी उत्साह खत्म हो गया और उन लोगों ने भी वोट नहीं दिया। और अगला जो कारण है, पप्पू यादव जैसा आदमी जो दिन रात जनता के सेवा में लगे रहते हैं, बाढ़ हो, सुखाड़ हो, कोविड-19 हो, और सीमांचल इलाके में वो बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, जनता से जुड़ के रहते हैं। वैसे आदमी को आपने ट्रक पर जो रथ बनाया था उस पर वो चढ़ करके एक मैसेज देना चाहता था सीमांचल के लोगों को कि भाई हम लोग मिलजुल करके लड़ रहे हैं। आपने अपने सिक्योरिटी से धक्का मार के ट्रक से उसको उतरवा दिया। इसके वजह से भी यादव समाज में भी आक्रोश आया कि ये नौवीं फेल व्यक्ति एक आदमी को जो इतना पॉपुलर है उसको अपने बड़ा बनने के लिए किसी यादव को भी मंच पर नहीं चढ़ने दे रहा है। ये मैसेज गलत किया। तो इससे यादव समाज भी नरम पड़ गए और इंडिया को उतना बढ़िया वोट नहीं दिया। और अगली जो कारण है, कुशवाहा समाज बिहार का बहुत ही पॉलिटिकली जागरूक समाज है और ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। तो खेती बाड़ी से जुड़े होने के कारण इसके साथ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी के गांव में समाज के लोग भी जुड़े रहते हैं। तो जिधर कुशवाहा टर्न करता है, चचा और भतीजा, भैया, चचा, दादा का संबंध रहता है और किसी कार्य में जुड़े होने से उसको समय पर मदद और ये करते रहते हैं। तो जब कभी भी इस तरह की बातें आती हैं तो जिधर कुशवाहा का टर्न होता है वहां 15 से 20% वोट ऑटोमेटिकली टर्न हो जाता है। लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या किया कि इस बार 2-3 नेता जो कुशवाहा समाज के थे, जिसमें पहला नंबर में सीमा कुशवाहा, बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी और पूरे बिहार में घूम घूम करके राजद के लिए प्रचार कर रही थी। उसको टिकट मिलना एकदम लगभग तय था, लेकिन अंतिम क्षण में सीमा कुशवाहा का टिकट काट दिया इन लोगों ने। तो एक मैसेज गया कि इंडिया गठबंधन कुशवाहा को नहीं देखता है। दूसरा एक नेत्री और थी, मधु मंजरी, वो भी बहुत पॉपुलर थी, वो भी
मेयर का चुनाव भी लड़ी थी और काफी अच्छा वोट लाया था, पटना सिटी से उनको देना था। अंतिम क्षण में उनका भी टिकट काट दिया गया। और मेरे जैसा आदमी जो संपूर्ण आरक्षण क्रांति का नेता, हमने बिहार न्यायिक सेवा में लड़ करके 20 वर्ष लड़ाई लड़के न्यायालय में आरक्षण लागू करवाया डिस्ट्रिक्ट जज तक, और हमारे जैसे लोग को अंतिम क्षण तक कह करके कि ठीक है आपको दिया जाएगा कुर्था विधानसभा क्षेत्र से। और कुर्था विधानसभा क्षेत्र बिहार लेनिन अमर शहीद जगदेव प्रसाद की शहादत की धरती थी। वो कुशवाहों का समझिए कि वो बहुत बड़ा लेनिन ग्राड है, और वहां पर आपने टिकट काट करके एक यादव समाज के सुदय यादव को दे दिया। अब ये पूरा मैसेज चला गया बिहार में कि इंडिया गठबंधन तो कुशवाहा विरोधी है। जगदेव बाबू का भी सीट को नहीं बख्शा, और इन लोगों ने अरुण कुशवाहा के जगह पर इन लोगों ने सुदय यादव को दे दिया। तो पूरा कुशवाहा समाज रिएक्शन में आ गया। हम तो चुनाव लड़ रहे थे, आरएलएसपी से लड़े फिर मजबूरी में, और चुनाव लड़ते समय हमको ये फीलिंग हुआ कि इन लोगों को हारने का ये भी कारण हुआ कि कुशवाहा समाज का टर्न जो हुआ इंडिया के खिलाफ, तो उसके साथ 15 से 20% जो कृषि से जुड़े हुए गांव में लोग होते हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, अति पिछड़ा के लोग, ओबीसी के लोग, माइनॉरिटी के लोग, वो सब टर्न कर गया। इसलिए इंडिया गठबंधन की बुरी हार इसमें हो गई। और एक और चीज हार का कारण बना है, ये नौमी फेल तो था ही तेजस्वी, अब मंच पर इसको हीरो बनाने के फेरा में एक भी शेड्यूल कास्ट का नेता को मंच पर नहीं बैठाया जाता था। जो चुनावी प्रचार हो रहा था तो कहीं भी शेड्यूल कास्ट का नेता नहीं बैठता था मंच पर, शेड्यूल ट्राइब का नेता नहीं बैठता था, अति पिछड़ा का नेता नहीं बैठता था, ओबीसी का नेता नहीं बैठता था, माइनॉरिटी समाज का नेता नहीं बैठता था, सिर्फ तेजस्वी यादव। तो एक व्यक्ति मंच पर होता है तो ऑडियंस जितना आती थी जनता, उसको लगता था कि ये तो बिल्कुल एक ही आदमी का शो है, हम लोग का तो कोई आदमी नहीं है। तो जनता का मूवमेंट इंडिया के खिलाफ हो गया, और इस तरह से राजद समर्थित जो इंडिया गठबंधन था उसका बुरी हार हुई इसमें। और दूसरी तरफ मैंने बताया कि एनडीए का क्यों जीत हुआ, दोनों गलत हैं। लेकिन अब लोग यहाँ इतना शिक्षित नहीं हैं, ये अमेरिका नहीं है, रूस नहीं है, जापान नहीं है कि यहाँ शिक्षित लोग हैं सब बात को समझ जाएंगे। लोगों ने नहीं समझा, और इस वजह से एनडीए का पूंजीवाद हावी हो गया, और इंडिया का परिवारवाद ने पूरा बिहार को ले डूबा। और यहाँ पर लोकतंत्र एक तरह से धनतंत्र में बदल गया एनडीए के द्वारा, और दूसरे तरफ लोकतंत्र जो है परिवार तंत्र में बदल गया, जिसके कारण इंडिया की हार हुई और एनडीए की प्रचंड जीत हुई पूंजीवाद के कारण। सर, जिस तरह से आपने लगातार विश्लेषण किया, एनडीए के कारणों को भी विश्लेषण किया कि किस तरह एनडीए ने जीत का माहौल बनाया और किस तरह सरकार ने मतलब कि लुभावना योजना बनाकर जनता को आकर्षित किया। दूसरी तरफ आपने राजद के कमियों और खामियों को भी गिनाया, जिस तरह से कैसे राजद महागठबंधन और कांग्रेस की हार का कारण क्या है। लेकिन एक पहलू और है, लगातार दावा किया जा रहा था बिहार इलेक्शन में कि एक ऐसा चेहरा जो है परिवर्तन लाएगा, जिस तरह से बिहार में नई शिक्षा नीति या तमाम तरह के शिक्षा के सवालों पर एक व्यक्ति लड़ रहा था, पलायन के सवालों पर लड़ रहा था, उनको एक भी सीट नहीं आया। इसके पीछे का क्या कारण है? बात प्रशांत किशोर जनस्वराज की कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका सवाल बहुत ही सामायिक है और बहुत ही सटीक सवाल आपने किया है। प्रशांत किशोर एक्चुअली कुछ था नहीं, वो पतंग था। डोरी जो है वहाँ आरएसएस और बीजेपी के हाथ में था, और उसको उड़ाया जा रहा था। लटाई जो है कहते हैं बिहारी भाषा में, तो वो पतंग था। अब बताइए कि एक साधारण व्यक्ति जो बक्सर का रहने वाले हैं और साधारण परिवार से हैं, वो खुद कहता है कि हम 250 करोड़ हम लोगों ने खर्चा किया चुनाव में। तो 250 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं होता है, वो पैसा कहां से आया? अब लोगों में ये मैसेज जा रहा था कि ये भाजपा का बी टीम है, जिसको लगाया गया है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का इतना उम्मीदवार खड़ा कर दो और उसको इतना पैसा दे दो कि कुछ वोट इन लोगों का कट जाए। उसका मकसद था नीतीश को भी कमजोर करना और लालू यादव को भी कमजोर करना। तो वो अपने मकसद में सफल हो गया। वो जिस काम के लिए लगाया गया था वो काम में सफल। अब जैसे
उदाहरण के लिए अब बात बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर हमेशा कहता था कि हम बच्चों को शिक्षा सुधार देंगे। और उन्होंने कभी ये कहा, प्रशांत किशोर ने, नीचे से हम सुधारेंगे। उन्होंने कहा कि ऊपर से जो गलतियां हो रही हैं उसको सुधारेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बैकवर्ड दलित पिछड़ा का जज बनाने के लिए कभी वो बोला कि हम आएंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला न्यायालय में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी का जज बना देंगे? और उसके लिए आंदोलन कभी बोला? उसने कभी कहा कि VC में, प्रोफेसर में, लेक्चरर में, नौकरियों में हम 90% आरक्षण लागू करा देंगे? प्रशांत किशोर ने कभी नहीं कहा। कभी नहीं कहा कि कॉर्पोरेट का जो मीडिया है उसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को हम जगह दिला देंगे? नहीं कहा। तो विधायिका में हम 90% आबादी है SC, ST, OBC, माइनॉरिटी को, तो 90% हम हिस्सेदारी दिला देंगे, ऐसा कभी नहीं कहा। उसका मकसद सिर्फ इतना ही था कि बच्चों का सेंटिमेंटल, कि बच्चा पर सबका प्यार होता है, तो ये सेंटिमेंटल भावुक अपील करके अब बैकवर्ड दलित पिछड़ों का वोट काट के नीतीश और लालू को कमजोर करना, ये मकसद था। और ये भाजपा और RSS के इशारों पर हो रहा था। इसलिए लोगों ने इस बात को समझ लिया कि इतना पैसा कहां से इसको आ रहा है। इसलिए लोगों ने, हमने पहले भी कहा था, जो बात अभी बोला कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आरक्षण की बात नहीं करता है, बड़े बड़े नौकरियों में बात नहीं करता है, सिर्फ शिक्षा का बात करता है। तो कोई बिहार में या पूरे दुनिया में, पूरे भारत में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने बच्चे को अच्छा नहीं पढ़ाना चाहता है। सब लोग चाहता है, अपने स्तर से करता है। तो ये कोई नई बात नहीं थी, ये कोई मुद्दा नहीं बन पाया। और इसलिए प्रशांत किशोर का जो छल पूर्वक जो धुरतई था वो कुछ हद तक कामयाब हुआ। इंडिया हारी और NDA को उन्होंने मदद किया। कई बार सवाल उठाए हैं उन्होंने कि किस तरह पलायन को रोका जाए, और सरकार इस पर काम भी कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि नई सरकार जो है पलायन रोक पाएगी? बिहार के नौजवान जिस तरह दिल्ली, मुंबई, मद्रास और कई शहरों में जाके रोजी रोजगार करते हैं, और बिहार एक लेबर हब के रूप में जाना जाता है, या केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार ये छवि सुधारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बिहार जो है पूरे देश में एक तरह से लेबर सप्लाई बन गया है। क्या इस चीज को रोका जाना संभव है? नई सरकार से कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ये नई सरकार जो 2014 में 81 हजार करोड़ जो लोन था उसको बढ़ा करके 261 लाख लोन कर दिया है भारत पर। तो भारत तो आर्थिक रूप से और गुलाम हो गया है। अब सवाल ही नहीं उठता है, और इन लोग के पास कोई विजन भी नहीं है कि कैसे हम बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। ये सिर्फ एन केन प्रकारेण सत्ता में आए हैं, और वो भी धन तंत्र के द्वारा आए हैं, लोकतंत्र के द्वारा नहीं आए हैं। तो हम उम्मीद क्या, दूर दूर तक कहीं भी संभावना नहीं है कि बिहार में पलायन रुकेगा, बल्कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन है, जिस तरह से पूंजीवाद का नंगा नाच हो रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि और बहुत मात्रा में यहाँ पर बेरोजगारी बढ़ेगी और ज्यादा पलायन होगा बिहार से, ऐसा मेरा मानना है। पलायन नहीं रुकने से सर, यहाँ के जो नौजवान हैं, आपने देखा होगा कोरोना काल में किस तरह लोग बाहर से यहाँ पर आए और यहाँ पे आके कितना मुसीबत, कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, ना जाने कौन कौन स्टेट से यहाँ पर लोग हैं। क्या वो जनता भूल गई? और आखिरी सवाल यह है कि सर, इस लोकतंत्र 2025 के चुनाव में जनता जीती या जनता हारी? इस लोकतंत्र के चुनाव में जनता बिल्कुल हार गई है, और धन तंत्र, धन जीत गया है, पैसा जीत गया है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और ऐसा अगर होते रहा तो भारत फिर एक बार आर्थिक रूप से गुलाम होगा, और इतनी परेशानी आर्थिक होगी कि आर्थिक इमरजेंसी लगाना पड़ सकता है, पूरा विद्रोह भी हो सकता है भारत में। अगर इस तरह का आर्थिक डिसबैलेंस होगा तो बड़ा मुश्किल में भारत पड़ सकता है, और कर्ज के बोझ में तो डूबा हुआ है ही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा सर, जो पटना हाई कोर्ट के और दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है, साथ ही संविधान के विशेषज्ञ भी हैं। और कई बार सर एक लास्ट सवाल सुनने में आ रहा है कि कुछ इंडिया गठबंधन जो कोर्ट में भी अपील करने की बात कर रही है, क्या ऐसा संभव है? देखिए, हम तो पहले भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं वो भी गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे हैं जी। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में किसी को केस फाइल करना होगा तो वहाँ
लाख 2 लाख से कम का बढ़िया वकील नहीं मिलता है। और छोटे वकील हैं, वो क्या है कि उनका जज सुनता नहीं है। तो वहाँ भी जो व्यवस्था है कॉलेजियम सिस्टम, वो ऐसा है कि अमीर ही लोग बनते हैं। तो हम तो ये बिल्कुल घोषित कर दिए हैं कि भारत का जो चारों पावर हाउस है, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और नेशनल मीडिया, चारों अमीरों के कब्जा में है। इसलिए इस देश में गरीबों के लिए न तो पार्लियामेंट से कानून बनेगा, न सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से जजमेंट आएगा गरीबों के फेवर में, और न नौकरशाह काम करेंगे, और न विधायिका काम करेगा, और न नेशनल मीडिया गरीबों की आवाज उठाएगी। अब आप जैसे कुछ लोग हैं जो इतना प्रखर होकर के गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन बड़े जो मीडिया हाउस हैं वो गरीबों की आवाज नहीं उठाएगा। आज भारत, पूरा भारत जनतंत्र के जगह पर धनतंत्र के दलदल में डूब गया है। सर, लोकतंत्र में बिहार में एक नया प्रयोग हुआ है, अपने बच्चों को मंत्री में सिलेक्ट किया जा रहा है, बच्चों को। तो क्या लगता है ये कैसी परिपाटी है? नहीं, बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र में देखा जाता है कि कौन व्यक्ति समाज के लिए सोचने वाला है, किसके पास विजन है, किसके पास लड़ने की क्षमता है, किसने संघर्ष किया है पब्लिक के लिए। तो ऐसे पुराने जमाने में अपने उत्तराधिकारी बनाते थे लोग, परिवारवाद नहीं था। लेकिन आज जो परिवारवाद का नंगा नाच हो रहा है राजनीति में, यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। और हम तो शुरू में भी कहे कि यहाँ पर एक तरफ धनतंत्र हावी हुआ है, दूसरी तरफ परिवार तंत्र भी हावी हुआ है। दोनों लोकतंत्र के लिए फैटल है, घातक है, और ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा और देश को पीछे ले जाएगा, एनार्की पैदा करेगा, और इसमें और भी बेरोजगारी, लाचारी, गरीबी बढ़ेगी। सर, जिस तरह से हम लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, ये जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं सर। बिल्कुल। तो जागरूक करने का एक और संदेश है कि हम लोग मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जागरूक कराएं, क्योंकि ये व्यवस्था आई, पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। क्या कुछ कहना चाहिएगा हमारे दर्शकों को, बिहार की जनता को, ये बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव के नतीजे पर हम देश की जनता, बिहार की जनता को ये बतलाना चाहते हैं कि इस तरह से बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, उसके फंदे में फंसना मत। ये बोलते बोलते भी पूंजीवाद के फंदा में लोग फंस गया, परिवारवाद के फंदा में फंस गया। तो ये लोकतंत्र नहीं बल्कि धनतंत्र और परिवार तंत्र के जाल में लोग फंस गए हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी जैसी पार्टियां जब उभरेगी इस देश में और बताएगी कि पहला काम होना चाहिए कि जहां टमाटर की खेती हो रही है वहां टोमेटो सॉस बनाने का घर घर में प्लांट बैठाओ, जहां आलू की खेती हो रही है पोटैटो चिप्स बनाने का और पैकेजिंग का घर घर में प्लांट बैठाओ, जहां जौ की खेती हो रही है बार्ली बनाने और पैकेजिंग का प्लांट बैठाओ, जहां मिर्चा की खेती हो रही है चिली सॉस बनाने और पैकेजिंग का प्लांट बैठाओ। इसी तरह से जहां ईख हो रही है वहां टॉफी बनाने का गांव गांव में प्लांट बैठाओ, और वो जो मटेरियल तैयार हो उसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार कैश पैसा देके, नगद पैसा देके किसानों को खरीदे और वैसे देशों में बेचे जिस देश में खाद्यान्न की कमी है। तो आप देखिएगा कि विदेशी करेंसी का बारिश होने लगेगा और तब जाकर के इस देश का इकोनॉमी ठीक होगा और डॉलर का दाम रुपया के बराबर हो सकता है। अगर विदेशी करेंसी का बाढ़ आ जाए, यहाँ पर बरसात होने लगे विदेशी करेंसी का, तो डॉलर का कीमत रुपया के बराबर होगा। और ये जो कर्ज में डुबा दिया है नरेंद्र मोदी ने, 261 लाख करोड़ कर्ज में जो भारत को डुबा दिया है, ये फिर हम लोग रिकवर करेंगे। और ये काम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही कर सकती है, क्योंकि इसके पास विजन है। इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है कि कैसे बेरोजगारी दूर होगा, कैसे भारत कर्ज से निकलेगा, 261 लाख करोड़ का कर्जा कैसे वसूल होगा, इसका इन लोग को विजन ही नहीं है। विजनलेस लीडर हैं, इसलिए इन लोगों के खिलाफ जनमत बनेगा। और एक दिन आप देखिएगा कि जुर्म का पेट फटेगा जरूर, गरीबों का हक बटेगा जरूर। नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। इसलिए पूंजीवादी ताकतें, परिवारवादी ताकतें देश को खोखला बना रहा है। इसके लिए हम लोग कमर कस के तैयार हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कमर कस के तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अरुण कुशवाहा सर, जो लाइव में जुड़े हुए थे, अपने विचार रखे, काफी अच्छा विचार रखे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच।